अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमार दिलावर। और सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली कोरियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सुन ली है और उन्होंने साउथ कोरिया के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का D2 वीज़ा ओपन कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स के जहन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस दफ़ा जो वीज़ा ओपन हुए हैं उसमें कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कुछ क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार करने हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपसे तफसील से डिस्कस करूंगा वो तमाम बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले एक काम करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है और अपने इंटरनेशनल ऑफिस से पूछना है कि आप किस डेट तक अपनी यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकते हैं और इस सेमेस्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया में पहले ही सेमेस्टर्स ओपन हो गए हैं और मेजॉरिटी इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, फेस टू फेस क्लासेस हो रही हैं। इस वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कुछ डेडलाइंस दी हुई हैं कि अगर स्टूडेंट्स उस डेट तक कोरिया इंटर हो जाते हैं तो वो इस सेमेस्टर को स्टार्ट कर सकेंगे, वरना वो इस सेमेस्टर में स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उन्हें डेडलाइन दी है 23 मार्च की, कि अगर वो 23 मार्च तक वीज़ा लेके कोरिया में इंटर हो जाते हैं तो फिर ही वो इस सेमेस्टर में इनरोल हो सकेंगे, वरना उन्हें ये सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ेगा या लीव ऑफ एब्सेंस लेनी पड़ेगी और नेक्स्ट सेमेस्टर में वो इनरोल होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जब पिछली दफ़ा वीज़ा खुले थे तो जो कोरियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो तकरीबन एवरेज 1 महीना ले रही थी वीज़ा इशू करने के बारे में। तो आज 16 मार्च तारीख है, तो अभी अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे 1-2 दिनों में, तो अगर आपको महीने में वीज़ा मिलेगा तो उस वक्त तक साउथ कोरिया में तकरीबन सेमेस्टर आधा हो चुका होगा। तो सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ये कंफर्म करना है कि किस तारीख तक आप यूनिवर्सिटी इंटर होंगे, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे। अगर बाद में कोई भी इशू बन जाता है तो आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन आपको ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने तैयार करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्स तो वो हैं जो कि आपको कोरिया से आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी, और एक डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको पाकिस्तान से तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताता हूं जो कि आपको कोरिया से आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी। तो उसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिशन लेटर है। उसका सैंपल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और ये साउथ कोरिया की सारी यूनिवर्सिटीज का सेम सैंपल है। इसमें सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट डिफरेंट होगा। बाकी ये यूनिवर्सल सैंपल है जो कि साउथ कोरिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने स्टूडेंट्स को देती हैं। तो सबसे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट लेना है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज ये डॉक्यूमेंट खुद ही भेज देती हैं। तो वो ये डॉक्यूमेंट आपको बाई ईमेल भेज देंगे और इसका आपने प्रिंट ले लेना है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको साउथ कोरिया से यूनिवर्सिटी भेजेगी वो यूनिवर्सिटी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। उसका भी सैंपल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये भी सब यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें बस यूनिवर्सिटी का बिजनेस नंबर डिफरेंट होता है और यूनिवर्सिटी का नाम डिफरेंट होता है। तीसरा लेटर जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी वो आपका स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट होगा। अगर तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप दे रही है, मतलब आप यूनिवर्सिटी जो है वो आपके सारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रही है, तो जो आपका एडमिशन लेटर है वही एक किस्म का आपका स्कॉलरशिप लेटर होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज एडिशनली भी आपको स्कॉलरशिप लेटर देती हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के अलावा प्रोफेसर आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्रोफेसर आपकी ट्यूशन फी देगा, वही आपको पैसे देगा, तो फिर आपने प्रोफेसर से एक सपोर्ट लेटर लेना है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर कहते हैं। तो वो लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेजॉरिटी प्रोफेसर यही कहते हैं कि आप हमें लिख के भेज दें, मतलब आपको किस तरह का लेटर चाहिए, तो हम उसको साइन और स्टैंप लगा के आपको वापस कर देंगे। तो उस लेटर में आपने अमाउंट लाजमी मेंशन करनी है। साउथ कोरिया में जो अमाउंट चाहिए होती है 1 साल के लिए स्टूडेंट्स को, वो $18,000 है। अगर वो $18,000 आपका प्रोफेसर ही दे रहा है तो उस लेटर में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि $18,000 मैं इस बच्चे को दूंगा। अगर आपका प्रोफेसर आधे दे रहा है, $9,000 दे रहा है, $10,000 दे रहा है, $11,000 दे रहा है, तो जितने भी पैसे हैं वो उस लेटर में मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा कुछ प्रोफेसर अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देते हैं, कुछ प्रोफेसर नहीं देते,
कुछ प्रोफेसर देते हैं। अगर आपका प्रोफेसर आपको बैंक स्टेटमेंट दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो फिर भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उसके बगैर भी स्टूडेंट्स को वीजा मिल जाता है। बल्कि मेजॉरिटी केसेस में प्रोफेसर अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं देते और स्टूडेंट उसके बगैर ही, क्योंकि वो जो प्रोफेसर का लेटर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें प्रोफेसर का नाम होता है, तो उस लेटर पे ही आपको वीजा मिल जाता है, तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट इतनी जरूरी नहीं होती। इस दफा एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटीज आपको भेजेंगी, और वो क्वारंटीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। पहले यूनिवर्सिटी ने एक और फॉर्मेट इशू किया था, लेकिन क्योंकि अब वीजा ओपन हुआ है तो वो फॉर्मेट कैंसिल हो गया है, और अभी एक नया फॉर्मेट इशू हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इशू हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ने अपने स्टूडेंट्स को वो डॉक्यूमेंट भेज दिया है। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तो उसका सैंपल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो सिंपली आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उन्हें ये लेटर भेजें, और उन्हें कहें कि ये लेटर हमें फिल करके दे दें क्वारंटीन के रिलेटेड, ताकि हम वीजा जब अप्लाई करें तो हम इसको भी सबमिट करवा सकें। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो साउथ कोरिया से आपको आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी, बाय ईमेल या बाय पोस्ट भेजेगी। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज बाय ईमेल भेज देती हैं, तो आप सिंपल इनका प्रिंट लेके और इससे अप्लाई कर सकते हैं। एक दफा फिर मैं बता देता हूँ कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ये आपका एडमिशन लेटर है, आपका स्कॉलरशिप लेटर है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और आपका क्वारंटीन लेटर है। और अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इजीली फिल कर सकते हैं। इसको फिल करना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसको कैसे फिल करना है तो इसके लिए मेरी एक और वीडियो है, उसको आप आई बटन से भी असेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट। अब कई बच्चों के पास बैचलर्स की डिग्री नहीं होती, तो बैचलर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का ट्रांसक्रिप्ट, और एफएससी की डिग्री और एफएससी का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। और जो आपकी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है वो एचईसी से भी अटेस्ट हो और वो मोफा से भी अटेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो आपकी एफएससी और मैट्रिक है उसको कहीं से भी अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी हायर डिग्री अटेस्ट हो जाती है, मतलब जब आपकी बैचलर्स डिग्री अटेस्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि जो आपकी नीचे वाली सारी डिग्रीज हैं वो ठीक है और उनको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट सबसे पहले उसको एचईसी से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने उसको मोफा से अटेस्ट करवाना है, और वो लेके आपने उसके बाद एम्बेसी चले जाना है। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। ये अब कंपलसरी है, इसके बगैर आपको वीजा नहीं मिलेगा। इसमें आप आइल्ट्स भी जमा करवा सकते हैं, इसमें आप टोइक भी जमा करा सकते हैं, और इसमें आप टॉफिल भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन आइल्ट्स प्रेफरेबल है। और इसमें बैंड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि आपको 5.5 बैंड्स ओवरऑल पे वीजा मिल जाता है, लेकिन बैंड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ ये एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है फाइनेंशियल एफिडेविट या बैंक स्टेटमेंट। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हैं, तो यहाँ मैं थोड़ी सी बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि जो आपके कंसेप्ट हैं या जो भी आपकी इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाएं। पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आप लोगों को प्रोफेसर स्कॉलरशिप दे रहा है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है, और वो पूरे के पूरे $18,000 आप लोगों को दे रहे हैं, फिर आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एफिडेविट, कोई भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप अपना एडमिशन लेटर खोलें, वहां पे स्पॉन्सर्स डिटेल या फंडिंग की पूरी डिटेल दी हुई है। वहां पे एक हेडिंग दी हुई है स्टूडेंट्स पर्सनल फंड। अगर स्टूडेंट्स पर्सनल फंड में कुछ पैसे लिखे हुए हैं, $5,000, $6,000 या $10,000, जितने भी पैसे लिखे हुए हैं, उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट पर्सनल फंड में 0 लिखा हुआ है, फिर आपको किसी भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब कई यूनिवर्सिटीज को पता नहीं होता, वो स्टूडेंट पर्सनल फंड में भी कुछ पैसे लिख देते हैं, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा वीजा का इशू है तो आप ये जो स्टूडेंट पर्सनल फंड है यहाँ पे 0 कर दें। तो ये कोई इतना मेन इशू नहीं है, यूनिवर्सिटीज आपको 2 या 3 दिन में नया लेटर बना के ईमेल कर देती हैं। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक दफा मेरा भी लेटर गलत बन गया था, तो उसमें पर्सनल फंड में कुछ पैसे थे, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी को दोबारा रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने वो पर्सनल फंड 0 कर दिया था। तो आप भी कोशिश करें कि आपका भी पर्सनल फंड 0 ही होना चाहिए,
क्योंकि अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो फिर वो ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं और उसमें फिर जो वीजा मिलने के चांसेस हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो स्टूडेंट पर्सनल फंड है वहां पे जीरो होना चाहिए। तो अगर वहां पे जीरो है फिर आपको किसी फाइनेंशियल एफिडेविट की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोरोना की वजह से अब जरूरी हो गए हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला है वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है और वो भी अटेस्टेड सर्टिफिकेट है। तो अगर आपको वैक्सीन पूरी लगी हुई है, मतलब उसके दोनों शॉट्स लगे हुए हैं, तो उसका जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आपने मोफा से अटेस्ट करवा के लेके जाना है। और आपको जो भी वैक्सीन लगी हुई है वो आपने चेक करना है कि WHO से वेरीफाइड है या नहीं। तो ये आप लोग अब खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी हुई है, और उसको आप आराम से गूगल से चेक कर सकते हैं कि वो WHO से सर्टिफाइड है या नहीं है। तो अगर वो WHO से सर्टिफाइड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो WHO से सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आप उस पर कोई भी बूस्टर डोज लगवा लें। मतलब आप फाइजर का बूस्टर डोज लगवा लें या मॉडर्ना का बूस्टर डोज लगवा लें, और फिर जो नया आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको लेके एम्बेसी चले जाएं। अब जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है इसमें भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि साउथ कोरिया में जो वैक्सीन की वैलिडिटी है वो 6 मंथ है। अगर आपको वैक्सीन लगे हुए 6 महीने या उससे ज्यादा हो गया तो जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है। इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि तो मुझे जो आखिरी डोज है वो सितंबर 23 की लगी हुई है और आज 16 मार्च है। तो पिछले हफ्ते से जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है और मेरी यूनिवर्सिटी है वो मुझे फोन्स किए जा रही है, मैसेज किए जा रही है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है, इसके बाद आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप 23 मार्च तक अपनी जो बूस्टर डोज है वो लगवा लें। तो उसकी मैंने बुकिंग करवा ली है। तो अब आप लोगों ने चेक करना है कि अगर आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उस पर जो आपकी आखिरी डोज लिखी हुई है उसको 6 महीने से ज्यादा हो गया तो फिर आपने लाजमी बूस्टर लगवा के नया सर्टिफिकेट लेके वो अप्लाई करना है। क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साउथ कोरिया में भी चेक होते हैं और पाकिस्तान में भी चेक होते हैं। तो अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट ही एक्सपायर होगा, उसको 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो इश्यू बन जाएगा। और वैसे भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन लगी हुई है फाइजर और मॉडर्ना के अलावा, तो आप फाइजर का बूस्टर डोज लाजमी लगवा लें। बेशक अभी लगवा लें या वीजा लेने के बाद लगवा लें, क्योंकि कई कंट्रीज हैं, कई एयरलाइंस हैं जो कि फाइजर के अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं करती और इश्यूज बन जाते हैं। तो आप लोग फाइजर का एक बूस्टर डोज लाजमी लगवा लें। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ इस दफा एक PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि जब आपने वीजा अप्लाई करना है उससे 48 घंटे से पहले आपने एक PCR नेगेटिव टेस्ट भी लेके जाना है। और उसके लिए जो लैब है वो सिर्फ एक ही लैब है और वो एक्सेल लैब है। एक्सेल लैब का एक इशू ये है कि वो काफी ज्यादा सिटीज में मौजूद है और उसकी काफी ज्यादा ब्रांचेज हैं, लेकिन हर ब्रांच पे कोविड का टेस्ट नहीं होता। मतलब कोविड PCR टेस्ट हर ब्रांच पे वो नहीं करते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लैब्स हैं। तो आपने क्या करना है, गूगल से एक्सेल लैब्स को सर्च करना है, अपने एरिया की किसी भी ब्रांच पे आपने कॉल कर लेनी है और उनसे पूछना है कि आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जहां से हम कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं। तो सिंपली आपने वहां पे जाके कोविड का टेस्ट करवाना है और उसकी रिपोर्ट लेके एम्बेसी चले जाना है और वहां पे वीजा अप्लाई कर देना है। इसके अलावा एक मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जो कि पहले भी जरूरी था, इस दफा वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा तो नहीं हुआ लेकिन वो जरूरी होता है। क्योंकि जब मैं भी वीजा अप्लाई करने गया था तो मेरे पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि वो एम्बेसी की वेबसाइट पे भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेजा था कि आप दोबारा जाके वो लेके आए। तो वो मेडिकल आप लोगों ने लाजमी करवा लेना, जिसमें वो सिंपली आपका चेस्ट का एक्सरे चेक करते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में ये टीबी का काफी ज्यादा इशू है। तो वो मेडिकल भी आप लोगों ने करवा लेना है। तो उस मेडिकल के लिए जो सेंटर्स हैं वो मेन सिटीज में सेंटर हैं, वो जितने भी सेंटर्स हैं वो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और उनकी सारी डिटेल और उनका सारा एड्रेस वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मेडिकल करवाने की फीस है ये ऑफिशियल तो 2900 रुपया है, लेकिन जो कुछ मेडिकल सेंटर हैं वो अपनी मर्जी से भी चार्ज करते हैं। मतलब कई आपसे 3500 रुपया भी ले लेंगे, कई आपसे 4000 रुपया भी ले लेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जब आपने मेडिकल ये करवाने जाना है तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी लेके जाना है, क्योंकि वो मेडिकल फॉर्म पे आपका पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने पाकिस्तान से तैयार करने हैं और इन सब की जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप चेक लिस्ट के तौर पे अपने पास रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास पूरे हैं या नहीं। अब स्टूडेंट्स को एक और काफी ज्यादा इशू आ रहा है और वो आ रहा है ट्रेवल एक्सपेंसेस का, क्योंकि जब आप वीजा फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बारे में कंफ्यूज हैं कि अगर हम ट्रेवल एक्सपेंसेस वहां पे खुद से लिखते हैं, क्योंकि वो आपको खुद ही पे करने
पढ़ते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी आपको पे नहीं करती, तो वहां पे आप अपनी यहाँ सेल्फ की ऑप्शन लिखेंगे या पेरेंट्स की ऑप्शन लिखेंगे और वहां पे आपने $750 या $800 लिख देने हैं। अब स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि अगर वो हम खुद से लिखेंगे तो उसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कोरियन एम्बेसी को पता है कि ये लोग इतने भी गे गुजरे नहीं है कि टिकट खरीदने के भी इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो कोई भी एडिशनल चीज अपने से नहीं लगा देनी। मतलब आप उधर $750 लिख दें और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट, कोई भी अपनी तरफ से ज्यादा एफिशिएंसी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नया डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं बस वही सबमिट करवाने हैं। बैंक स्टेटमेंट अगर तो आपकी उधर लिखी हुई है कि आपने के सेल्फ सपोर्ट में कुछ पैसे हैं तो फिर आपने लगानी है, वरना बैंक स्टेटमेंट बिला वजह लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए भी मसला बनेगा और बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये मसला बन सकता है। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट प्रोसेस ये है कि आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है। तो वीजा आप दो जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं या कराची में अप्लाई कर सकते हैं। कराची में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके आईडी कार्ड पे या डोमिसाइल पे सिंध का एड्रेस है। बाकी सारे लोगों को इस्लामाबाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एम्बेसी की टाइमिंग्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उसका आपने काफी ज्यादा ख्याल रखना है। एम्बेसी सिर्फ 10 से लेके 12 बजे तक वीजा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। और अभी आपको पता है कि वीजा नए नए ओपन हुए हैं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो एम्बेसी में होता है ऐसे है कि अगर 10 से 12 बजे तक का टाइम है तो वो 11:30 बजे कुछ लोगों को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अंदर बैठने की जगह होती है, वो प्रॉपर कुछ लोगों के बैठने की जगह होती है। जितने लोग बैठ सकते हैं वो अंदर चले जाते हैं, बाकी फिर बाहर ही खड़े रहते हैं। तो 11:30 के बाद जितने लोग अंदर चले जाते हैं उसके बाद मेरे ख्याल में उनके पास जगह नहीं होती और 11:30 के बाद वो लोगों को वापस ही भेज देते हैं अगर ज्यादा लंबी लाइन हो। अगर 2-3 हो तो फिर वो उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अर्ली वहां पे तकरीबन 9:30 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे वीजा सेक्शन ओपन होता है तो जल्दी जल्दी आपका नंबर आ जाए। उसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी कम से कम 2 फोटो कॉपीज भी लेके जानी है। उसके अलावा आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर भी होनी चाहिए। और जो वीजा की फीस है वो 11,100 रुपये है और ये आपने चेंज में लेके जानी है। मतलब 5-5 हजार के 3 नोट नहीं ले जाने, वहां पे काफी मसला बनता है चेंज का। तो ये जितने पैसे हैं उतने पैसे ही आपने लेके जाने हैं। और एक और बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है, मतलब आपकी जो बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है वो कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है, तो जब आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो उस वक्त आपने उन्हें कहना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट कर दें, वो बाद में आपको काम आएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के वो 740 रुपए लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने उनसे अटेस्ट करवा लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान से D2 वीजा किस तरह अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने इस वीडियो पे बस फोकस करना है। जो बातें बताई हैं उन्हीं पे फोकस करने हैं और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत ही जल्दी साउथ कोरिया का वीजा मिल जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों से साउथ कोरिया में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।